आप सभी प्रतियोगी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी परीक्षा के पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों का। अब तक हम सभी लोगों ने वर्ष 2013 तक के प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। वर्ष 2016 के दो भाग प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 तक का भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज हम जिन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे वे हैं प्रश्न संख्या 41 से लेकर प्रश्न संख्या 63 तक। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, उसे मुक्त कराने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि एक व्यक्ति जिसको अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया है, वह कौन सा रिट है जिसको जारी करके अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मुक्त किया जाएगा। विकल्प संख्या ए है क्यू वारंटो, विकल्प संख्या बी है परमादेश, विकल्प संख्या सी बंदी प्रत्यक्षीकरण और डी है उत्प्रेषण। इसमें जो उत्तर सही है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत में रिट की अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय, किसको? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। जहां सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, इसके लिए मौलिक अधिकारों मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है वह है अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद जो 32 है यह भी मौलिक अधिकार है। जहां सर्वोच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 32 के तहत रिट अधिकारता है, वहीं उच्च न्यायालय को, जो उच्च न्यायालय है, इसे अनुच्छेद 226 के अधीन रिट जारी करने का अधिकार है। जो उच्च न्यायालय है इसकी रिट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक है। जहां सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के मामले में रिट जारी करता है, वहीं पर जो उच्च न्यायालय है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के बारे में रिट तो जारी करता ही है, साथ ही कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी करता है। अब प्रश्न उठता है कि जो है रिट क्या है? ये रिट रिट क्या है? रिट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा एक लिखित आदेश होता है जिसमें किसी प्राधिकरण को कुछ करने या ना करने का आदेश दिया जाता है। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, कौन? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और कौन? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ये जो दोनों न्यायालय हैं, ये जो है कुल 5 प्रकार के रिटों को जारी करते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। जिसमें पहला जो रिट है, जो प्रश्न में पूछा गया है, वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या है। इसको अंग्रेजी में आप हैबियस कॉर्पस कहते हैं।
यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से यानी बिना कानूनी अधिकार के गिरफ्तार किया जाता है, तो वह रिट दायर करके अपने रिहाई की मांग कर सकता है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, यह रिट ना केवल सार्वजनिक यानी जो सरकारी लोग हैं, बल्कि निजी लोगों या निजी प्राधिकरणों के खिलाफ या विरुद्ध जारी किया जा सकता है। अब दूसरा जो रिट है, वह कौन सा रिट है? परमादेश। देखिए, परमादेश। यह परमादेश रिट क्या है? इसको अंग्रेजी में जो है मैंडामस कहते हैं। यदि कोई सरकारी अधिकारी है जिसको कि कुछ कार्य करने का कानूनी दायित्व है, कानूनी कर्तव्य है और वह अपना कर्तव्य करने से इनकार कर देता है या अपना दायित्व पूरा करने में विफल हो जाता है, तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उस अधिकारी को अपना काम करने का जो है आदेश देता है। यह जो परमादेश रिट है, यह परमादेश रिट सार्वजनिक निकाय कौन? सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक निकाय के विरुद्ध और किसके विरुद्ध? सार्वजनिक निकाय के अलावा अवर न्यायालय कौन? अवर न्यायालय यानी निचले न्यायालयों के विरुद्ध अवर न्यायालय और किसके विरुद्ध? निगम निगम या फिर न्यायाधिकरण न्यायाधिकरण या फिर सरकार सरकार के विरुद्ध यह परमादेश रिट जारी किया जा सकता है। तीसरा जो रिट है वह है अधिकार परीक्षा। तीसरा कौन सा रिट है? अधिकार अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो रिट है, इसको अंग्रेजी में जो है क्यू वारंटो कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को बिना किसी कानूनी अधिकार के अवैध रूप से प्राप्त कर लेता है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट जारी करके उस व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। यह जो अधिकार परीक्षा रिट है, यह निजी व्यक्तियों किसके? निजी व्यक्तियों और मंत्रियों मंत्रियों के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। यानी केवल सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध ही अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जा सकता है। अगला जो रिट है वह है चौथा प्रतिषेध। आप देखिए, प्रतिषेध। यह जो प्रतिषेध रिट है, इसको अंग्रेजी में प्रोहाइबिटेशन कहा जाता है। प्रतिषेध रिट एक कानूनी शब्द है या प्रोहाइबिटेशन एक कानूनी शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। प्रतिषेध का मतलब है रोकना, रोकना या फिर निषेध करना, निषेध करना। अब देखिए, ये जो प्रतिषेध रिट है, इसको आप
स्थगन आदेश, क्या स्थगन आदेश के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो ऊपर के न्यायालय होते हैं, यानी जो उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय इस रिट को अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी करते हैं, यानी निचले न्यायालयों के लिए जारी करते हैं। ये जो रिट है प्रशासनिक निकायों, न्यायाधिकरणों जिनका कार्य न्यायिक है, उनके अधिकार क्षेत्र, यानी कोई न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरण या कोई प्रशासनिक निकाय है जो न्यायिक कार्य करता है, वह अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के किसी मामले की सुनवाई करता है, तो ऊपर के न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वह उसके लिए प्रतिषेध रिट जारी करे और उस कार्रवाई को रोक दे। इस आदेश को, जो प्रतिषेध रिट होता है, इसकी एक खास विशेषता होती है कि यह जो है अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरणों के द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व, आदेश जारी करने से पूर्व, से पूर्व जारी किया जाता है। वस्तुतः कोई न्यायाधिकरण, कोई प्रशासनिक निकाय जो न्यायिक कार्य करता है या अर्ध न्यायिक कोई संस्था है, वह ऐसा कार्य करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, यह वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, या वह जो कार्य कर रही है वह असंवैधानिक या फिर अधिकार विहीन तरीके से कार्य कर रही है, या सत्तानिष्ठ निर्णयों में साक्ष्य का अभाव है और अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर देती है, तो यह जो है प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। अगला जो रिट पांचवा, वह पांचवा रिट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, अब देखिए यह उत्प्रेषण रिट क्या है। इसको सर्टियोरोरी कहा जाता है। यदि कोई निचली अदालत या न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के, यानी कोई अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी विषय पर निर्णय दे देता है, निर्णय दे देता है, और वह जिस विषय पर निर्णय दे रहा है वह उसके अधिकार क्षेत्र पे नहीं है, तो जो ऊपर का न्यायालय है वह उस मामले को अपने यहाँ मंगा करके निर्णय को रद्द कर सकता है। यही जो है क्या है, उत्प्रेषण रिट है। इसके अंतर्गत जो अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरण या अर्ध न्यायिक जो अधिकरण हैं, वे यदि अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं या कोई कानूनी त्रुटि के मामले में उच्च न्यायालय अपने पास मंगा लेता है, तो यह रिट जारी किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। 42वां प्रश्न है, राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है ए भारत के राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में, सी संसद में और डी लोकसभा में। तो राज्य बनाने और समाप्त करने की जो शक्ति निहित है वह है संसद में। इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा संसद। भारत में एक कानून
निर्माण करने वाला निकाय है, जिसे संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद। यह जो संसद है, इसका जो बात संविधान में कहा गया है, वह अनुच्छेद 79 में 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी और इस संसद का गठन कैसे होगा? राष्ट्रपति राष्ट्रपति और दो सदनों दो सदनों ये दो सदन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। लोकसभा का जो गठन होता है, हमने बताया कि लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा का गठन है, वह किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 81 के तहत। और इसमें कहा गया है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने गए 530 सदस्यों 530 सदस्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने गए 20 सदस्यों से मिलकर लोकसभा का गठन होगा। और राज्यसभा के गठन की जो बात की गई है, वह अनुच्छेद 80 में कही गई है। इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 80 में कहा गया है और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित 238 जो है सांसद चुने जाएंगे। 12 सदस्य जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित होंगे। ये जो संसद है, जिस संसद की बात कर रहे हैं, इस संसद को संविधान में संशोधन और परिवर्तन करने का अधिकार है और यह संशोधन और परिवर्तन 368 यानी अनुच्छेद संख्या 368 के अधीन यह करता है। संविधान का अनुच्छेद 3, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 3 यह प्रावधान करता है कि संसद विधि द्वारा यानी संसद जो है वह कानून बना करके विधि द्वारा क्या करेगी? किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग कर सकती है या दो से अधिक राज्यों और उनके भागों को मिलाकर या किसी राज्य के भाग के साथ नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। किंतु यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि जो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को शक्ति दी गई है, वह अनुच्छेद 368 के तहत दी गई शक्ति से अलग है। क्योंकि जब संविधान में कोई परिवर्तन करना होता है, तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। किंतु राज्यों के सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। क्या? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसलिए अनुच्छेद 3 में किसी तरह का परिवर्तन संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। प्रश्न संख्या 43 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? ए है अनुच्छेद 229,
बी है अनुच्छेद 239, सी है अनुच्छेद 259 और डी है अनुच्छेद 249। इसमें पूछ रहा है कि संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, यह जो है किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो विकल्प डी है अनुच्छेद 249 यही सही है। भारत के संसद में जो उच्च सदन है जिसे राज्यसभा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राज्यसभा। इस राज्यसभा को जो है कुछ विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। विशेष शक्ति, विशेष शक्ति। यह विशेष शक्ति अनुच्छेद 249 के अधीन है। किसके? अनुच्छेद 249 के अधीन है कि इसमें कहा गया है कि राज्यसभा को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। आप जानते हैं कि 3 सूचियां संविधान में दी गई हैं। कितनी सूचियां? 3 सूची। ये 3 सूची कौन-कौन सी हैं? पहली सूची है केंद्र सूची। केंद्र सूची। दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। आप देखिए कि जो केंद्र सूची है, इस पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार यानी एकमात्र अधिकार किसको है? संघ को है, यानी केंद्र को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। जो राज्य सूची है, इस पर कानून बनाने का अधिकार तो राज्य का है, लेकिन अनुच्छेद 249 जो है, यह राज्यसभा को यह शक्ति प्रदान करता है कि यदि राष्ट्रीय हित में इस राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो गया हो, तो राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से कानून बना सकती है। किंतु इस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर कानून जो बनाएगी, उसकी जो अवधि होगी, क्या अवधि? वह अवधि कितनी होगी? 1 वर्ष होगी। यदि इस अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाना है तो बढ़ाया जा सकता है, किंतु बढ़ाए ना जाने की दशा में 6 माह से अधिक यह आगे लागू नहीं रह सकती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 44 है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ए है सरदार पटेल, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सी है एम के गांधी और डी है जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो उत्तर सही है वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी सही है। हम थोड़ा गोलमेज सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं कि यह गोलमेज सम्मेलन क्या है और इसका आयोजन किस लिए किया गया। कुल जो है गोलमेज जो सम्मेलन आयोजित किए गए, इन गोलमेज सम्मेलनों की जो संख्या थी वह 3 थी। कितनी थी? 3। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन।
यह गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया? आजादी से पूर्व अंग्रेज सरकार द्वारा भारत के भविष्य पर संवैधानिक चर्चा करने के लिए यह गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इन गोलमेज सम्मेलनों के होने के जो प्रमुख कारण थे कि 1927 में अंग्रेज सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी, जिससे संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करके रिपोर्ट दिया जा सके। किंतु भारतीय नेताओं ने इस साइमन कमीशन को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य जो है वह भारतीय नहीं था। भारतीय नेताओं की मांगे थी स्वशासन और पूर्ण आजादी के साथ एक ऐसा संविधान जिसके निर्माण में भारतीयों की भागीदारी हो। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों, धार्मिक समूहों, सामाजिक वर्गों के बीच जो था, क्या था, काफी मतभेद था। ब्रिटिश सरकार जो थी उसने एक समझौतावादी नजरिया अपनाया तथा गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से मतभेदों को दूर करने और भारतीय नेताओं से बातचीत करके उनकी मांगों को सुनने की कोशिश की गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से, इससे 12 नवंबर कब, 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 1931 तक यह गोलमेज सम्मेलन चला। ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, इसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। कांग्रेस ने इसका प्रथम गोल सम्मेलन का क्या किया, बहिष्कार किया, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बुलाने से इनकार कर दिया था। किंतु इस सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने जो है भाग लिया था। इस सम्मेलन को, यानी प्रथम सम्मेलन को ब्रिटेन की उस समय की सरकार, कौन सरकार थी, लेबर सरकार थी। इस लेबर सरकार ने बुलाया था और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने जो है उस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया था वह किया था जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम तत्कालीन ब्रिटेन के सम्राट थे और इस सम्मेलन का उद्घाटन लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किया गया था। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उसी स्थान पर हुआ और यह 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर कब, 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला। दिसंबर 1931। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने जो है भागीदारी किया और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जिस व्यक्ति ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया वह कौन थे, गांधी थे। और गांधी के साथ एक महिला भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गई थी, उनका नाम जो था वो सरोजिनी नायडू।
और यह जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गांधी इरविन का जो समझौता हुआ था, उसके बाद गांधी ने इसमें भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर भी इस सम्मेलन में भाग लिए थे। इन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व किया था। अब जो है, इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बारी आती है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, यह तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 17 नवंबर 1932, 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक। 24 दिसंबर 1932 इस सम्मेलन का राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? बहिष्कार कर दिया। किंतु अंबेडकर इसमें भाग लिए। इस तरह से आपने देखा कि अंबेडकर जो है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। अब प्रश्न संख्या 45 है। बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति होगी। ए है सदन के सदस्यों का 1/2 भाग, बी है सदन के सदस्यों का 2/3 भाग, और सी है सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग, डी है 10 सदस्य। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग। विकल्प संख्या सी सही होगा। आप देखिए कि किसी भी बैठक के लिए एक न्यूनतम संख्या आवश्यक होती है। इसी न्यूनतम संख्या को कोरम या कोरम या गणपूर्ति गणपूर्ति कहा जाता है। यदि किसी बैठक में सदस्यों की संख्या न्यूनतम नहीं होती है, यानी उपस्थित सदस्यों की संख्या न्यूनतम नहीं होती है, तो गणपूर्ति या कोरम के अभाव में इसके अभाव में बैठक संपन्न नहीं होती है, यानी बैठक की कार्रवाई नहीं होती। विधानसभा में यहां बात जो पूछा है वह विधानसभा का पूछा है। विधानसभा विधानसभा में बैठक के लिए गणपूर्ति क्या होगी, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 189 में किया गया है। अनुच्छेद 189 के 3 में कहा गया है कि बैठक के लिए विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना आवश्यक है। और इसी 189 के 4 में यह प्रावधान है कि यदि अध्यक्ष को पता लगता है, यानी बैठक की जो अध्यक्षता कर रहा है, यदि उसको पता लगता है कि गणपूर्ति नहीं है, कोरम पूरा नहीं है, तो वह बैठक को स्थगित कर सकता है या तब तक के लिए अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर दे सकता है जब तक कि गणपूर्ति पूरी ना हो जाए। चलते हैं प्रश्न संख्या 46 पर। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं। ए है न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सिविल सेवकों के वेतन कम, बी है न्यायाधीशों सहित सभी सिविल सेवकों के वेतन कम, सी है राज्य विधानसभा धन विधेयक पारित करने के अधिकार से वंचित हो जाती है, डी ऊपर दिए गए सभी। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा बी,
न्यायाधीशों सहित सभी सिविल सेवकों के वेतन। भारतीय संविधान का एक भाग है, कौन सा भाग है? भाग 18। कौन सा भाग? भाग 18। यह भाग 18 जो है, यह आपात उपबंध से संबंधित है। आपात उपबंध। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 352 से लेकर के 360, भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है। सामान्य रूप से जो आपात उपबंध होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है राष्ट्रीय आपात। कौन सा आपात? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात। और इस राष्ट्रीय आपात का प्रावधान संविधान के जिस अनुच्छेद में किया गया है वह है अनुच्छेद 352। दूसरा जो आपात की बात कही जाती है वह है संवैधानिक तंत्र की विफलता। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता हो तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो इसमें जो अनुच्छेद है वह है 356। और तीसरा जो आपात है वह कौन सा आपात है? वित्तीय आपात, जिसके बारे में यह सवाल पूछा गया है। यह वित्तीय आपात भारतीय संविधान के 360 जो अनुच्छेद संख्या है उसमें दिया गया है। जो राष्ट्रीय आपात होता है, यानी आप देखिए 352 जो होता है यह युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र क्रांति या भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र की सुरक्षा संकट में होती है तो राष्ट्रीय आपात होता है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में तब लगाया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना संभव ना हो। और वित्तीय आपात तब लगता है जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय अस्थायित्व या वित्तीय साख संकट में हो। जब यह वित्तीय आपात लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह वेतन और भत्तों में कटौती करे, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, सुप्रीम हाई कोर्ट के न्यायाधीश तथा अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी आ जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 47 है कि संविधान का अनुच्छेद 370 संबंध रखता है ए राष्ट्रपति के आपातकाल शक्तियों से, बी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान से, सी जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से और डी हैदराबाद और कर्नाटक के लिए विशेष दर्जे से। तो यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वह होगा अनुच्छेद 370 का जो संबंध है वह जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे से। अनुच्छेद जो 370 था, अनुच्छेद जो 370 था यह जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। किंतु यह अनुच्छेद अब समाप्त हो चुका है। किंतु परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके प्रावधानों को
जानना आवश्यक है। इस अनुच्छेद के तहत हमने बताया कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, जिससे इसकी स्थिति भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले अलग थी। इसके तहत जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, अलग संविधान, जहां पर भारत के सभी राज्यों के लिए भारत का संविधान था, वहीं पर जम्मू कश्मीर में एक अलग संविधान होता। भारत का संविधान अपने आप वहां लागू नहीं होता था, केवल वही अनुच्छेद वहां लागू हो सकते थे जो वहां की राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रपति लागू करे। भारत सरकार जम्मू कश्मीर के केवल 3 विषयों पर अधिकार था। वे विषय थे रक्षा के, और क्या थे, विदेश, और क्या थे, संचार। इन 3 विषयों पर भारत सरकार को अधिकार था। आपातकालीन जो प्रावधान थे या संविधान के संशोधन भी राज्य की सरकार की सहमति से ही लागू होते थे। भारत का कोई नागरिक वहां का अस्थायी नागरिक नहीं हो सकता था और ना ही जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता था। किंतु भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019, कब, 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर से 370 का खात्मा कर दिया। अब जम्मू कश्मीर जो है 2 केंद्र शासित राज्यों, पहला है जम्मू और कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, विधान सभा यहां है, किंतु लद्दाख में नहीं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया, बल्कि संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 370(3) में ही 370 हटाने की प्रक्रिया दी गई थी और वह प्रक्रिया थी राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, और राष्ट्रपति ने 2019 में आदेश जारी किया और जिससे जो है 370 का खात्मा हो गया। तो आप अब इसको समझ लिए होंगे। अब प्रश्न संख्या 48 है, आप देखिए, क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा किससे संबंधित था? ए है आतंक, बी है परमाणु परीक्षण रोकना, सी है जलवायु परिवर्तन और डी है आर्थिक विकास। वह है जलवायु परिवर्तन, यानी सी विकल्प जो है सही है। अब यहां पर क्योटो सम्मेलन की बात हो रही है। कौन सी सम्मेलन? क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन था जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आयोजित हुआ। किसके मुद्दे पर? जलवायु परिवर्तन। अब यह प्रश्न है कि यह कब आयोजित हुआ? तो यह 11 दिसंबर 1997, 11 दिसंबर 1997, कहां? क्योटो में। और यह क्योटो है कहां? जापान में। यानी जापान के क्योटो में यह सम्मेलन आयोजित हुआ और 97 में तो यह आयोजित हुआ, किंतु
इसे लागू किया गया 16 फरवरी 16 फरवरी कब 2005 में। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, दुनिया भर में जो औद्योगिक देश थे वे ग्रीन हाउस गैसों, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता था, जिसमें CO2, CH4, N2O था, इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों को जो है कम करना था। और यह क्योटो जो सम्मेलन था, यह केवल विकसित देशों के लिए था, विकसित देशों के लिए। इसमें जो है, जो विकासशील देश थे, उनके लिए कार्बन उत्सर्जन को घटाने की कोई बाध्यता नहीं। कार्बन को घटाने के लिए, यानी प्रदूषण को घटाने के लिए, इसके अंतर्गत 3 तरीकों की बात कही गई थी। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन और इमिशन ट्रेडिंग या कार्बन ट्रेडिंग। इस सम्मेलन या इस प्रोटोकॉल की विफलता जो रही है, अमेरिका ने इसमें भाग नहीं लिया। अमेरिका एक ऐसा देश था जिसने क्योटो सम्मेलन में भाग नहीं लिया। भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया था, किंतु उसके लिए कोई बाध्यता नहीं थी। क्योटो सम्मेलन अंततः जो है विफल होता है और इसकी जगह वर्ष 2015 में पेरिस समझौता आता है। कौन सा समझौता? पेरिस समझौता। और यह पेरिस समझौता जो है, यह विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बाध्य करता है। प्रश्न संख्या 49 है, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं जब तक कि आर्थिक समानता के साथ ना हो। ए JS मिल, बी TH ग्रीन, सी GDH कोल और डी हेराल्ड जे लास। यह जो कथन है, यह जो स्टेटमेंट है, वह है हेराल्ड जे लास्की का। इसमें बात राजनीतिक समानता की गई है। तो राजनीतिक समानता का क्या अर्थ है? राजनीतिक समानता का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के राज्य के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शासन और राजनीति में भाग लेने का अवसर प्राप्त। बिना किसी भेदभाव का तात्पर्य है कि धर्म, लिंग, जाति, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ राजनीतिक प्रक्रिया, शासन में भाग लेने से वंचित ना किया जाए। ये जो राजनीतिक समानता है, इस राजनीतिक समानता के कई तत्व हैं। इसके अंतर्गत समान मताधिकार, यानी एक व्यक्ति एक वोट और उस वोट का मूल्य एक ही होगा। समान राजनीतिक अधिकार, समान राजनीतिक अधिकार में चुनाव लड़ने, राजनीतिक दल बनाने, विरोध करने या शासन में भाग लेने और किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। ये जो राजनीतिक समानता है, यही राजनीतिक समानता जो है लोकतंत्र की नींव है। लोकतंत्र की नींव। यदि लोगों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेने दिया जाएगा तो लोकतंत्र ध्वस्त हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 326 में
वोट का अधिकार दिया गया है, वोट का अधिकार। और यह जो वोट का अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। क्यों है? क्योंकि यह संविधान में दिया गया है। अब आर्थिक समानता क्या है? आर्थिक समानता की बात यहाँ है। आर्थिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि सबके पास समान धन हो, बल्कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति अत्यधिक गरीबी के कारण उसका शोषण ना हो और उसे अवसर से वंचित ना होना पड़े। यानी आर्थिक समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित हो तथा गरीबी के कारण अमानवीय जीवन जीने के लिए बाध्य ना हो, यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने से वंचित ना हो। आर्थिक समानता के लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका का, रोजगार का समान अवसर होना चाहिए। इसके लिए आय और असमानता का जो अंतर है उसे कम करना होगा, बेरोजगारी को कम करना होगा, सार्वजनिक सेवाओं जैसे बिजली, पानी तक सभी लोगों की पहुंच हो, एक न्यायपूर्ण कर प्रणाली की व्यवस्था हो। जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी, तब तक राजनीतिक समानता एक कोरा भ्रम ही रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य ऐसी नीति बनाएगा जिससे धन और उत्पादन के साधनों का समान वितरण हो, आय और संपत्ति का संकेंद्रण या एकत्रीकरण न हो। हम चलते हैं अगले सवाल। प्रश्न संख्या 50 है, फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक लिखी गई थी। ए अरस्तु, बी हेगल, सी प्लेटो और डी ग्रीन। तो इसमें जो फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक है वह हेगल का है। इसमें उत्तर भी सही है। हेगल जो है यह एक जर्मन दार्शनिक है। कहाँ का दार्शनिक है? जर्मन दार्शनिक। और हेगल मानता है कि इतिहास और समाज ये दोनों द्वंद्वात्मक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं। और यह द्वंद्वात्मक प्रक्रिया जो है यह वाद प्रतिवाद और संवाद की है। और इस विकास प्रक्रिया में जो मूल तत्व है वह मूल तत्व कौन है? आत्म तत्व, आत्म या चेतन या फिर विचार। यह प्रक्रिया जो है यानी विकास की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक यह विचार अपने चरम को प्राप्त नहीं कर लेता है। अब हीगल जो है अपने द्वंद्ववाद के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता है कि समाज में तीन तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला है परिवार, दूसरा है नागरिक समाज
और तीसरा है राज्य। हीगल बताता है कि जो परिवार है यह वाद है और जो नागरिक समाज है यह प्रतिवाद है और जो राज्य है यह संवाद है। परिवार के बारे में हीगल बताता है कि परिवार की जो अच्छाई है वह क्या है? परार्थवाद है। परार्थवाद यानी परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्य के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो परिवार में निहित बुराई है वह केवल अपने परिवार के लिए सीमित है। और इसीलिए वाद में जो सीमितपन है यही जो है संघर्ष का कारण है। अब इसका परिवार का जो एंटीथीसिस आता है वह नागरिक समाज है और नागरिक समाज में बताता है कि विस्तार है। यानी नागरिक समाज के लोग अपने परिवार से बाहर भी अपने संबंधों का व्यवसाय के लिए विस्तार कर लेते हैं, किंतु इसमें स्वार्थ स्वार्थ है। जितने भी संबंध नागरिक समाज में बनते हैं सब स्वार्थ आधारित होते हैं। इसलिए इन दोनों में जब संघर्ष होता है और बुरे तत्व कट जाते हैं तो राज्य अस्तित्व में आता है और राज्य में परिवार का परार्थ और नागरिक समाज का विस्तार दोनों मिल जाता है और राज्य जो है यह विकास का सर्वोच्च रूप है। इसको हीगल बताता है यही विकास का सर्वोच्च रूप है। जो जर्मन राज्य है वही इसका सर्वोच्च रूप है और यही राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला एक नैतिक संगठन है। इसलिए व्यक्ति का सच्चा विकास जो होगा वह राज्य में भी हो सकता है। अंततः हीगल इसी कारण कहता है कि जो राज्य है वह धरती पर ईश्वर का अवतरण है। ईश्वर का अवतरण है। इस तरह से आपने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। प्रश्न संख्या 51 है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? प्रश्न संख्या 51 है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है। ए है चुनाव आयोग, बी है नीति आयोग, सी है यूपीएससी और डी है वित्त आयोग। इसमें जो उत्तर सही है वह है नीति आयोग। नीति आयोग जो है यह संविधानेतर आयोग है और इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसकी स्थापना किसकी? नीति आयोग की। नीति आयोग। इस नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। इस नीति आयोग का उद्देश्य भारत में समावेशी, सतत और नीति आधारित विकास को बढ़ावा देना है, जिससे राज्यों की भागीदारी के साथ साथ निचले स्तर पर यानी ग्रास रूट लेवल पर विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इस नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं
वे अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। और जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, यह उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता। इस नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष जो हैं, वे हैं सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के कई अंग हैं। गवर्निंग काउंसिल एक इसका अंग है। इस गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा केंद्रीय मंत्री होते हैं। विषयगत समितियां हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और विशेषज्ञ समितियां होती हैं। इसमें एक थिंक टैंक भी काम करता है। यह नीतियों का विश्लेषण करता है और सुझाव देने का कार्य करता है। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 52 है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों के सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अरस्तु, प्लेटो, कौटिल्य और हेराल्डास की। सूची 2 में पुस्तकें दी गई हैं, रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और अर्थशास्त्र। तो चलिए इसको मिलाते हैं। अरस्तु की जो पुस्तक है वह है पॉलिटिक्स। प्लेटो की जो पुस्तक है वह है रिपब्लिक। कौटिल्य की जो पुस्तक है वह है अर्थशास्त्र। और हेराल्ड जी लास्की की जो पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसमें एक का जो है, एक का बी, एक का बी और 2 का ए और 3 का डी और 4 का सी। इसमें विकल्प संख्या बी जो है वह सही है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? ए सुनिश्चितता, बी विभाज्यता, सी अस्थायित्व और डी अनन्यता। तो इसमें जो विभाज्यता है, बी ऑप्शन, यही संप्रभुता की विशेषता नहीं है। संप्रभुता के बारे में आप जानते हैं कि यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, जिसके द्वारा राज्य के आंतरिक मामलों में पूर्ण नियंत्रण तथा बाह्य मामलों में यह निर्णय लेने में सक्षम होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की आत्मा हो। संप्रभुता की जो विशेषताएं होती हैं, जिसमें संप्रभुता की पहली विशेषता है सर्वोच्चता। सर्वोच्चता यानी जो संप्रभुता है यह एक सुप्रीम पावर है। इसके ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं होती है और यह जो निर्णय करता है यह सभी के लिए मान्य होता है। दूसरा, संपूर्णता। संपूर्णता, जो संप्रभुता है यह संपूर्ण शक्ति है। किसी अन्य शक्ति के द्वारा इसको सीमित नहीं किया जा सकता। तीसरी जो इसकी विशेषता है अविभाज्यता। इसको बांटा नहीं जा सकता। इसको बांटने का अर्थ होगा इसको समाप्त कर देना। और चौथा है अस्थायित्व। यानी यह राज्य में अस्थायी रूप से बना रहता है। सरकारें बदलती हैं किंतु राज्य की संप्रभुता बनी रहती है। आप यहां देखिए कि पांचवा जो है अनन्यता, इसकी
एक विशेषता या अनन्य शक्ति होती है। इसके अलावा राज्य में कोई दूसरी सर्वोच्च शक्ति नहीं होती है। इस तरह से आपने इसके उत्तर को देख लिया। प्रश्न संख्या 54 है कि संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है। ए 323, बी 325, सी 317 और डी 319। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है 317। संविधान का अनुच्छेद 317 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के बारे में बताता है। संघ लोक सेवा आयोग जो है वह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय होने का कारण यह है कि इसके कार्यों और इसके गठन का जो वर्णन है वह संविधान में दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है, इस अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है, या फिर वे 65 वर्ष की आयु अगर पूरी कर लेते हैं पहले ही तो वे हट सकते हैं। अनुच्छेद 317 की बात हो रही थी। अनुच्छेद 317 यह प्रावधान करता है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है साबित कदाचार, साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति जो है निर्देशित करता है किसको? उच्चतम न्यायालय को जांच के लिए। उच्चतम न्यायालय को जांच के लिए यदि जांच में न्यायालय पाता है और राष्ट्रपति को सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति जो है वह संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है। अब आप इसके उत्तर को जान गए हों। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता था। ए मजिस्ट्रेट, बी गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी और डी राजनीतिक विचारक। तो ग्रीक ग्रीक ही जो है प्राचीन यूनान है। प्राचीन यूनान। इस प्राचीन यूनान में जो है नगर राज्य हुआ करते थे और उस नगर राज्य में नागरिक माने जाते थे। इन 4 ऑप्शनों में विकल्प सी जो दिया हुआ है, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी वही होते थे। प्राचीन यूनान में जो नगर राज्य होते थे, नगर राज्य, इन्हें पोलिस कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? पोलिस। और ये आज की तरह बड़े-बड़े राज्य नहीं थे, बल्कि ये छोटे राज्य थे। इस नगर राज्य में जो नागरिकता थी, यह नागरिकता सभी लोगों को प्राप्त नहीं थी। इन नगर राज्यों में नागरिक वही पुरुष माने जाते थे जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। यानी पुरुष केवल नागरिक हो सकते थे, स्त्रियां नागरिक नहीं हो सकती। और वे पुरुष नागरिक हो सकते थे जिनके माता पिता जन्मे हों उस नगर राज्य में, और वह जो व्यक्ति है वह स्वतंत्र व्यक्ति हो, मुक्त व्यक्ति हो। यानी मुक्त व्यक्ति हो तभी वह नागरिक हो सकता है। यानी दास
नागरिक नहीं हो सकते। और इसके साथ साथ नागरिक वही व्यक्ति होगा जो राज्य के कार्यों में सक्रिय भागीदारी करता हो। क्या करता हो? सक्रिय भागीदारी करता हो, वही व्यक्ति नागरिक हो सकते हैं। यानी वोट देने, सभा में भाग लेने और राजनीतिक पदों पर चुने जाने के अधिकारी। इस तरह से जो ग्रीक नगर राज्य था, वहाँ महिलाएं, बच्चे, दास, विदेशी नागरिक जो होते थे, वे जो है नागरिक नहीं हो सकते थे। नागरिक स्वतंत्र व्यक्ति होते थे जो राजनीतिक कार्यों में भागीदारी करते थे। अगला 56 भारत का राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ए प्रत्यक्ष चुनाव, बी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली, सी संसद के सदस्य और डी निर्वाचक मंडल। इसमें जो उत्तर सही है वह है निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। तो भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, आप जानते हैं वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इस राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल कितने समय के लिए करता है? 5 वर्ष के लिए। और इस निर्वाचक मंडल में कौन लोग होंगे? संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य और कौन होंगे? विधान सभाओं, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और उन संघ राज्य क्षेत्रों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य जहां विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी में। दिल्ली और पांडिचेरी, इन दो जगहों पर विधान सभाएं हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, इस निर्वाचक मंडल का संविधान के जिस अनुच्छेद में बात की गई है वह है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54, 54। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि उत्तर कौन सही है। अब प्रश्न संख्या 57 है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों के सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में टीडीपी, सूची 1 में टीएमसी, डीएमके, बीजेडी। आगे जो दिया हुआ है कि ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी तमिलनाडु। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह सही होगा सी। तो देखिए सी सही कैसे होगा कि सी उत्तर में पहले का बी दिया हुआ है, एक का बी, टीडीपी कहाँ है? आंध्र प्रदेश है। दूसरे का सी है, दूसरे का सी है, टीएमसी कहाँ है? पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी वाला। तीसरे का डी है, डीएमके कहाँ है? तमिलनाडु में। और बीजू जनता दल कहाँ है? उड़ीसा में है, बीजेपी। आपको राज्य और उनकी क्षेत्रीय पार्टियों को अवश्य याद रखना चाहिए। जैसे शिवसेना, शिंदे और उद्धव गुट जो काम करता है वह कहाँ काम करता है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड कहाँ है? बिहार में। तेलंगाना राष्ट्र समिति कहाँ है? तेलंगाना में। तेलुगु देशम पार्टी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में।
अन्नाद्रमुक कहाँ है? तमिलनाडु में। द्रविड़ मुन्नेर कनगम कहाँ है? तमिलनाडु में। बीजू जनता दल कहाँ है? उड़ीसा में। तृणमूल कांग्रेस कहाँ है? पश्चिम बंगाल। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब। नागा पीपुल्स फ्रंट कहाँ है? नागालैंड में। मिजो नेशनल फ्रंट कहाँ है? मिजोरम में। बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। शिरोमणि अकाली दल कहाँ है? पंजाब में। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कहाँ है? केरल में है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना में। आपको क्षेत्रीय पार्टियों के नाम और उनके क्षेत्र को अवश्य याद रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 58 है कि नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था? विकल्प संख्या ए 2001-2002, बी 2008-2009, सी 2013-2014, डी 2010-2011। तो इसमें जो विकल्प संख्या सी है 2013-14 में जो है वह वोटिंग मशीन में नोटा नॉन ऑफ द एबव, नोटा का जो अर्थ होता है वह होता है इनमें से कोई नहीं। नोटा को अनिवार्य बनाने के लिए जिस संस्था ने आदेश दिया था वह था सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नोटा जो है वोटिंग मशीन में लाया गया और यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दिया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में 2013 में पांच राज्यों में ईवीएम में अपनाया गया। ये 5 राज्य थे, आप उनके नाम को जान लीजिए। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मिजोरम। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और दिल्ली और मिजोरम में, मिजोरम के विधानसभा के चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न 59 है। कौटिल्य ने अपने राजमंडल में बिजगीष राजा के रूप में उल्लेख किया है। ए जो विजेता होगा, बी जो शत्रु होगा, सी शत्रु विजेता का सहयोगी, डी शत्रु के सहयोगी का सहयोगी। तो इसमें कौटिल्य के राज्यमंडल में जो विजेता होगा वही क्या है? विजगीषु। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, इसमें अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत दिया है, मंडल सिद्धांत। और कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है यह अर्थशास्त्र पर नहीं बल्कि राजनीति पर लिखी पुस्तक है। किस पर लिखी पुस्तक? राजनीति पर लिखी पुस्तक। आप इसे प्रशासन पर भी कह सकते हैं। अगर परीक्षा में राजनीति और प्रशासन आए तो आप एक उत्तर दीजिएगा। जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है यह मंडल सिद्धांत वस्तुतः विदेश नीति से संबंधित है। इससे विदेश नीति से। अब आइए, कौटिल्य ने राजा को सुझाव दिया है कि राजा को अपनी नीति बनाते समय पड़ोसी राज्यों और उससे जुड़े हुए राज्यों को ध्यान में रख करके बनानी चाहिए।
कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में राजाओं की जो कुल संख्या है वह है 12 और मध्य में जो है बिजगीसु राजा है और बिजगीसु राजा वही है जो विजय की कामना रखता हो, विजय की कामना। ठीक। मंडल सिद्धांत का सार अगर हम कहें तो मंडल सिद्धांत का सार है वह है कि पड़ोसी राज्य जो है वह क्या होता है, शत्रु होता है और शत्रु का जो पड़ोसी होता है वह क्या होता है, मित्र होता है। इस तरह से आपने समझ लिया कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को। अब प्रश्न संख्या 60, संविधान का वह खंड जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। ए मौलिक अधिकार, बी प्रस्तावना, सी राज्य के निधि तत्व, डी मौलिक कर्तव्य। तो इसमें जो उत्तर है वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए कैसे, भारत के संविधान के भाग 4, कौन सा भाग, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में वर्णन किया गया है। ये जो निदेशक तत्व हैं ये राज्य को दिए गए कुछ निर्देश हैं कि जब राज्य अपनी नीतियों को बनाएगा तीन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा। यानी ये निर्देश यानी ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये भविष्य लक्षी हैं, भविष्य लक्षी यानी इन्हें भविष्य में जो है लागू किया जाना है। ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इनको लागू कराने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा। इस नीति निर्देशक तत्व का 36 से 51 में जो अनुच्छेद संख्या 51 है, यही अनुच्छेद संख्या 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बात करता है। कहता है कि राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाने, संगठित लोगों का एक दूसरे के व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संहिताओं का पालन करवाने, अंतरराष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थम के माध्यम से हल करने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 61 है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। ए है 2 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 5 वर्ष और डी है 6 वर्ष। तो इसमें सी यानी 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग का प्रावधान जिस अनुच्छेद में है वह है अनुच्छेद 280। पूर्व के हल में हमने इसका विस्तार से बताया है। अब प्रश्न संख्या 62, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ए जो है 44वें संशोधन के द्वारा, बी 42वें संशोधन के द्वारा, सी 33वें संशोधन के द्वारा और डी 21वें संशोधन के द्वारा। तो संपत्ति का अधिकार वह 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है इसे अनुच्छेद 300 का इसमें 300 का में ले जा करके एक कानूनी अधिकार या फिर आप कह सकते हैं कि विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब यह जो है मौलिक अधिकार नहीं है,
नहीं। ठीक। प्रश्न संख्या 62 के उत्तर को आपने जान लिया। प्रश्न संख्या 63, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल है ए 10 सदस्य, बी 20 सदस्य, सी 30 सदस्य और डी 40 सदस्य। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है 30 सदस्य। अब प्राक्कलन समिति की यहाँ बात कही गई है, तो हम प्राक्कलन समिति के बारे में देखते हैं कि ये जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति, यह समिति जो है, यह किस सदन की समिति है? लोकसभा की समिति है। लोकसभा। और इस समिति के सदस्यों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 30 होती है। यह प्राक्कलन समिति, इसको जो है कहीं कहीं अनुमान समिति भी कहा जाता है। अनुमान समिति। यह प्राक्कलन समिति एक वित्तीय समिति है। वित्तीय समिति। तो इसका जो है कार्य जो होता है वह एस्टिमेट करना है वित्तीय स्थितियों के बारे में। और यह जो प्राक्कलन समिति है, यह एक अस्थाई समिति है। कैसी समिति है? अस्थाई समिति है। और जो प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य होते हैं, इनका चुनाव जो होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इस प्राक्कलन समिति का जो कार्यकाल होता है, क्या कार्यकाल, वह कार्यकाल होता है 1 वर्ष। इसका जो अध्यक्ष होता है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष अध्यक्ष की जो नियुक्ति हो करता है, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष। और इस वित्तीय प्राक्कलन समिति का जो प्रमुख कार्य है, सरकारी खर्चों का परीक्षण करना, अर्थव्यवस्था में सुधार का सुझाव देना, कुशलता की जांच करना तथा तथा मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं का विश्लेषण करना। इस तरह आपने प्रश्न संख्या 41 से लेकर के प्रश्न संख्या 63 का अध्ययन कर लिया। धन्यवाद।